अगर ये सारे के सारे फ्लूइड्स बैलेंस्ड हैं तो किसी भी डिजीज में अगर आपको कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नजर आ रहा है, दैट मींस वो कौन सा डिजीज है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में है जो हमको बचा रहा है उससे। तो हमारी बॉडी में जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ना, बनने के बाद में यहीं पर इनका मैच्योरेशन हुआ। और मैच्योर होने का मतलब समझ रहे हो आप, सेल वायरस बना बना के रिलीज करती रहती है। इसीलिए मैक्रोफेज को अपन बोलते हैं कोकेन। ब्रेन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करेगा, तो किसके साथ? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अब एज अ प्रायर इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये तो पता चली गया है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ये जो टॉपिक है अपने को, जो फास्ट ट्रैक आपको मिली है उसमें जो दिया हुआ है वही सीक्वेंस अपना पूरा का पूरा रहेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहां पर देखेंगे। जो चीजें अगर नहीं भी दिख रही है, आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें साथ में नोट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखें, ये जो टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सबसे पहले तो इसकी जो हेडिंग है, इसका जो नाम है, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं बच्चों, एक तो हेल्थ और दूसरा डिजीज। तो इन दोनों टर्म का मतलब अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले अपन हेल्थ की बात करेंगे। तो हेल्थ की बात हम जब से मेडिकल साइंस स्टार्ट हुई थी, पुराने जमाने से वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले के लोग जो थे, जो मेडिकल साइंस के बड़े बड़े एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जैसे ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पोक्रेटिस थे, इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, इनके बीच में क्या हुआ करती थी, डिबेट हुआ करती थी पहले। और उस डिबेट से जो भी कंक्लूजन निकल करके आता था, जो भी थॉट निकल करके आता था, उसको ये लोग हाइपोथेसिस बना देते थे। तो हेल्थ के लिए इन लोगों का जो मानना था वो ये मानना था कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, और फ्लूइड्स को हम बोलते हैं ह्यूमर। थोड़ा सा याद करो, आपने आई के अंदर पढ़ा होगा एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, पढ़ा है ना। तो फ्लूइड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं ह्यूमर। तो इनका मानना था कि भाई ह्यूमन बॉडी में चार ह्यूमर होते हैं, चार फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड है, बाइल है, लिम्फ है, फ्लेम है। तो इनका मानना यह था कि ह्यूमन बॉडी में ये जो फ्लूइड्स होते हैं ना, इन सारे फ्लूइड्स का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारे के सारे फ्लूइड्स बैलेंस्ड हैं तो हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन बोल देंगे। लेकिन अगर ये फ्लूइड्स बैलेंस नहीं है तो फिर उसको हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। और इन फ्लूइड्स में भी मेनली इनका जो मानना था वो बाइल के ऊपर मानना था। दो टाइप का बाइल इन्होंने माना, एक तो ब्लैक बाइल और दूसरा येलो बाइल। अब इनका मानना यह था कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल का अमाउंट ज्यादा होता है उसकी पर्सनालिटी होती है हॉट पर्सनालिटी, और उसी को फीवर होता है। और इस हाइपोथेसिस को इन लोगों ने नाम दे दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। क्या नाम दिया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अच्छा, इन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन काफी सालों तक ये चलती रही है हाइपोथेसिस। लेकिन कुछ टाइम बाद आपके एक साइंटिस्ट आए, विलियम हार्वे। आप लोग सब जानते हो, जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। तो विलियम हार्वे को ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि यार ये बिना सरपेर की कौन सी बात है कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल, जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है उसकी हॉट पर्सनालिटी है, उसको फीवर है। तो इन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जिसमें बताया ना कि हाँ इसमें ब्लैक बाइल है, उस पर्सन को इन्होंने पकड़ा और थर्मामीटर से उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके उनको ये बताया कि देखो आप बोल रहे हो ना कि इसमें ब्लैक बाइल ज्यादा है। उन्होंने मेजर करके बताया कि इसका टेम्परेचर देखो नॉर्मल आ रहा है। तो थर्मामीटर का यूज करके उन्होंने उनकी जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया। आई बात समझ में? ये हिस्ट्री दे रखी है आपके इसमें एनसीईआरटी के अंदर। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, वो सीधा उठा करके आपसे ये पूछता है कि बताओ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किसने किया? विलियम हार्वे ने। क्या यूज करके डिस्प्रूव किया? थर्मामीटर यूज करके डिस्प्रूव किया। दिया किसने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस? हिप्पोक्रेटिस, ग्रीक साइंटिस्ट। क्लियर बात? देखो ये तो पुराने जमाने की पहले की बात थी। धीरे धीरे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट आते गए और हेल्थ की भी जो डेफिनेशन है उसमें इंप्रूवमेंट होता गया। 1948 के अंदर डब्ल्यूएचओ को जानते हैं अपन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताओ सेंटर कहां पर है? जेनेवा। तो डब्ल्यूएचओ ने 1948 के अंदर हेल्थ की एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि भाई जो हेल्थ है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब ये तीन बातें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली परफेक्ट होना चाहिए इंसान, तभी हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन बोलेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब ये हेल्थ को आपकी एनसीईआरटी में हेल्थ को अफेक्टेड करने वाले कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, और गुड हेल्थ को लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन रखें उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब आप खुद बताओ कि हेल्थ को अफेक्ट क्या चीजें कर सकती है? आपकी एनसीईआरटी में तीन नाम लिखे हुए हैं।
सबसे पहले दिया जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब देखो नाम में ही डिसऑर्डर है, तो बताओ हेल्थ अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी? पहली बात क्लियर। सेकंड वहां पर दिया है इन्फेक्शंस। अगर कोई हेल्थी पर्सन है, अगर उसको कोई इंफेक्शन हो गया तो हेल्थ अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी? क्लियर बात। एंड थर्ड नंबर पे लिखा हुआ लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आजकल सबसे ज्यादा हो रही हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, एलर्जीज, अस्थमा, ये सब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इंफेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। अब दूसरी चीज ये दी है कि अच्छी हेल्थ अगर किसी ने बना ली तो उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको लॉन्ग टर्म तक इंपॉर्टेंट मतलब मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो तीन नाम आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, देखो। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है इसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखने के लिए। और अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स यहां पर दिए हुए आपके सामने लिखे हुए, देखो। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, इनका कंट्रोल करना, और हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए। इज दैट क्लियर? और एक और बात, अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो हेल्दी पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए आपकी एनसीईआरटी ने। क्या क्या प्रॉपर्टीज बताइए? देखो पहले नंबर पे यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भाई अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो सीधी सी बात है कि ज्यादा काम करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा कमाएगा, घर में धंधा ना आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ एट वर्क, ज्यादा काम करेगा। बाद में क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आई बात समझ में? उसके बाद लिखा हुआ लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसकी लाइफ स्पान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? एक यहां पर लिखा हुआ रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी। इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी, अपन बोलते हैं ना, जैसे जच्चा बच्चा, कोई 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, फुल टर्म प्रेगनेंसी है। अब उस टाइम पर अगर देखो डिलीवरी के टाइम पर अगर मदर हेल्दी है तो बच्चे को और मां की जान को डिलीवरी के टाइम पे कोई खतरा नहीं होता है, मोर्टेलिटी रेट कम रहेगी। लेकिन अगर मदर अनहेल्दी है, जैसे मान लीजिए आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया 3 to 4 ही आ रहा है, सीवियर एनीमिक है, और उस टाइम पर अगर डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है, तो आप सबने पढ़ा है कि जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है हैवी ब्लीडिंग होती है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर मदर की और बच्चे की जान को, दोनों को खतरा है। तो वो मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अगर अनहेल्दी है तो। और हेल्दी है तो वही रेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यही तो बोल रही है एनसीईआरटी, इट रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। इज दैट क्लियर? अब ये तो सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये हेल्थ के लिए बात की अपन ने। अब हम सेकंड टर्म पे आ रहे हैं। सेकंड टर्म है डिजीज। क्या है? देखो डिजीज का मतलब क्या है भाई, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनकी फिजियोलॉजी में अगर कोई भी चेंजेस आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने लग जाएं, दैट मींस हमको क्या हो गई, डिजीज। एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी विच कॉजेज डिस्कंफर्ट और डिसेबिलिटी इज नॉन एज डिजीज। और जो डिजीजेस हैं, दीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है इन्फेक्शियस, या उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक एक करके बात को समझते हैं अपन। सबसे पहले कम्युनिकेबल, आप तो वर्ड को पकड़ लो, कम्युनिकेबल मतलब जो डिजीज पर्सन टू पर्सन इजीली स्प्रेड हो जाए उसको क्या बोलेंगे अपन, कम्युनिकेबल डिजीज। अब आप खुद समझ के देखो कि अगर कोई डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है तो उसको स्प्रेड होने के लिए बीच में कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो किसी भी डिजीज में अगर आपको कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नजर आ रहा है, दैट मींस वो कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज। हाँ, वो अलग बात है कि वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। भाई आप लोगों ने पढ़ा है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फ्लाई से होने वाली डिजीज डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा। ऐसे ही आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे अपने को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है ना, तो अपने को कफिंग और स्नीजिंग होती है, तो वो जो कफ की, सलाइवा की और नेजल सिक्रेशंस की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाने लग जाती है। और एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही है, अगर आपके सामने 3 to 5 फीट की डिस्टेंस पर अगर कोई भी पर्सन खड़ा है, अरे तो इंस्पायरेशन तो कर ही रहा है ना वो, तो इनहेलेशन के थ्रू वो पैथोजन कहां चले गए, वो ड्रॉपलेट्स कहां चली गई, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली गई, वो इन्फेक्टेड हो गया सामने वाला। ये एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एरोजोल इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, एरोजोल इन्फेक्शन भी बोलते हैं अपन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को। आई मेरी बात समझ में? या दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब अपने, जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब अपने को कफ और स्नीज आता है तो अपन मुंह के आगे हाथ लगा करके
कफ और स्नीज कर देते हैं, हाथ कंटामिनेट हो गए। अब यही जो कंटामिनेटेड हैंड है ये आपने किसी डोर नॉब पे लगा दिए, कंप्यूटर कीबोर्ड पे लगा दिए, माउस पे लगा दिए, यूटेंसिल्स पे लगा दिए, किसी दूसरे पर्सन ने आकर के उसको टच किया, वो इन्फेक्टेड हो गया। आई बात समझ में? तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इससे होने वाली डिजीज बहुत सारी जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, प्रोटोजोल है, हेलमिंथ है, ये आगे बात करेंगे अपन ये सारी की सारी। ये तो कम्युनिकेबल की बात होगी। सेकंड कैटेगरी नॉन कम्युनिकेबल, नाम ही आपको बता रहा है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो। और जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो, आप लोग सब जानते हो, जैसे कैंसर है, विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस हैं, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। इज दैट क्लियर? दोनों कैटेगरी क्लियर? अच्छा, हमको यहां पर पढ़नी दोनों ही है, कम्युनिकेबल भी और नॉन कम्युनिकेबल भी। तो हमारे जो फास्ट ट्रैक में सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज दे रखी है, और कम्युनिकेबल डिजीज में भी सबसे पहले आ रही है बैक्टीरियल डिजीजेस। क्या आ रही है? और बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले जो दिया है वो दिया है टाइफॉइड। क्या दिया हुआ है? अब ये जो टाइफॉइड फीवर है, जितनी भी डिजीज, पहले तो बच्चों एक बात सुनो मेरी, जो भी डिजीजेस हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ना, उसके लिए हम 5 पॉइंट ध्यान रखेंगे। 5 पॉइंट में वो डिजीज कंप्लीट हो जाएगी। क्या क्या है वो 5 पॉइंट, वो देखो, उसका सीक्वेंस अपने को याद रखना है। सबसे पहली चीज हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, कि उस डिजीज का पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उसकी बात करेंगे अपन। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रही है वो डिजीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, कि उस डिजीज में साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, जिनको देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाली डिजीज है। ठीक है? उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस, अगर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, तो उस इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेंगे अपन। और फाइनली अपन बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस। किसकी बात करेंगे? प्रोफाइलैक्सिस में देखो ज्यादातर हम वैक्सीन की बात करेंगे, लेकिन अगर किसी डिजीज की वैक्सीन नहीं है तो फिर अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे आ जाएंगे, उनको रोकने का काम करेंगे प्रोफाइलैक्सिस में। भाई प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? जो मैं प्रोफाइलैक्सिस वर्ड बता रहा हूं, इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, बचने के तरीके, बचाव के तरीके। और इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस में सबसे बड़ा एग्जांपल है वैक्सीनेशन। क्या है? तो उसकी बात कर लेंगे अपन। तो 5 पॉइंट क्लियर है माइंड में? बोलो। फर्स्ट नंबर पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। थर्ड इज साइन एंड सिम्टम्स। फोर्थ इज डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन, एंड फोर्थ इज प्रोफाइलैक्सिस। क्लियर इतनी बात? तो करें बात स्टार्ट। तो टाइफाइड में सबसे पहली चीज आती है इसका पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बोलो नाम बोलो। साल्मोनेला टाइफी, ये तो रोटी लेना है अपने को, साल्मोनेला टाइफी। सेकंड पॉइंट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, या इसको अपन फीको ओरल रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीको ओरल रूट। ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सेकंड पॉइंट हो गया अपना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है साइन एंड सिम्टम्स। अब टाइफॉइड में साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, आप ध्यान से सुने और समझते जाएं बात को। देखो, जैसे किसी पर्सन ने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनटेक किया, तो उसके थ्रू वो पैथोजन साल्मोनेला कहां चला गया? उसकी एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के फाइनली कहां पहुंचेगा? वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और इंटेस्टाइन की ल्यूमन में जाकर के वहां पर टॉक्सिन रिलीज करके वहां पर अल्सर कॉज करवा देता है। इसलिए यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है इंटेस्टाइनल अल्सर। क्या लिखा हुआ है? और इंटेस्टाइन में अल्सर होंगे, वहां पे इंफेक्शन कॉज करेगा, तो सबसे पहले फीवर तो आना ही है। और फीवर जो आएगा, यहां पर फीवर के लिए आप ध्यान रखना, कंटिन्यूअस फीवर आता है। कैसा फीवर? सस्टेन हाई ग्रेड फीवर आता है। टेम्परेचर भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये अपने को ध्यान रखना 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में जब इंटेस्टाइन में अल्सर बने, तो आप खुद सोचो, इंटेस्टाइन की ल्यूमन में जब अल्सर बनेंगे तो उसकी वॉल के अंदर इंफ्लेमेशन आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इंफ्लेमेशन आएगा तो फिर पेन होगा। तो इस पूरे एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है स्टमक पेन, तो वो स्टमक पेन होगा। इसके बाद आप देखो, अगर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अगर स्लो हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आ गया इंटेस्टाइन में, तो पेरिस्टल्सिस अगर स्लो होगी तो वो मोशन भी क्लियर नहीं कर पाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसका पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसको भूख लगेगी। क्या बताओ? लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, एनोरेक्सिया, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। अब आप खुद सोच के देखो, उसका एक तो पेट साफ नहीं हो रहा, दूसरा उसको भूख नहीं लग रही, तो खाएगा पिएगा नहीं ढंग से, तो बॉडी में वीकनेस आएगी कि नहीं आएगी? तो वीकनेस आएगी, साथ में हेडेक होने लगेगा। और इसमें जो हार्ट रेट होती है ना, पल्स रेट होती है, वो भी कम हो जाती है। उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं? तो ब्रेडिकार्डिया मिलेगा इसके अंदर। ये सारे सिम्टम आपको टाइफाइड के अंदर मिलेंगे। अब ऐसे सिम्टम अगर किसी पेशेंट में आपको नजर आ रहे हैं,
आप खुद देखो यहाँ पे। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो सिम्टम आप देख रहे हो, इनको देख के मुझे ये बताओ कि इस बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में मेन अटैकिंग सेंटर क्या है? इंटेस्टाइन। और थोड़ा सा याद करो, इंटेस्टाइन के लिए हम एक मेडिकल टर्म यूज करते हैं, एंट्रॉन और एंट्रिक यूज करते हैं ना। दैट्स व्हाई टाइफॉइड इज आल्सो नॉन एज एंटेरिक फीवर। क्या बोलते हैं इसको? एंटेरिक फीवर। ये नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि ये सीधा इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। आई मेरी बात समझ में? अब ऐसे सिम्टम जो आपने ये पढ़े हैं, अगर किसी पेशेंट में नजर आ रहे हैं आपको, तो उसको कंफर्म भी तो करना पड़ेगा ना कि टाइफॉइड या कुछ और है। तो उसको कंफर्म करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? ये ब्लड टेस्ट होता है। इससे अपने को पता पड़ जाता है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कंफर्म है कि क्या है? टाइफॉइड है। तो टाइफॉइड जब कंफर्म हो गया तो इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ट्रीटमेंट में जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है सब में अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देंगे। सारे बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट है ये एंटीबायोटिक। यहां पर टाइमली अगर आपने इसको पेशेंट को ट्रीट कर दिया ना तो ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन किसी भी रीजन से अगर यहां पर ये अनट्रीटेड छूट गया तो टाइफॉइड के जो सीवियर केस बनते हैं ना, आप खुद सोचो, अगर सीवियर केस बनेंगे, यहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो इंटेस्टाइन में जब वो टॉक्सिन रिलीज करता है तो उसने अल्सर तो बना ही रखे, लेकिन वो अल्सर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? परफोरेशन में। तो जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें इंटेस्टाइन क्या हो जाती है? परफोरेट। क्या हो जाएगी? और इंटेस्टाइन परफोरेट होने के बाद आप लोग सब जानते हो बाहर से अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको ओपन ही करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आई मेरी बात समझ में? अल्सर का ट्रीटमेंट अपन मेडिसिन से कर सकते हैं, लेकिन परफोरेशन का ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होता है, सर्जरी ही करें। और सर्जरी भी टाइमली कर दी परफॉर्म तो वो बचेगा, लेकिन अगर उसको करने में अगर लेट हो गए तो डेथ तक हो जाती है पेशेंट की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टाइफाइड के सीवियर केसेस में क्या मिलेगा, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड नहीं पकड़ा टाइम पे तो डेथ। क्लियर इतनी बात? तो ये हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, यहां पे इसके ट्रीटमेंट की बात कर ली, इन्वेस्टिगेशंस की बात कर ली। अब प्रोफाइलैक्सिस की बात आती है, तो प्रोफाइलैक्सिस में टाइफाइड के लिए वैक्सीन आती है, टैब वैक्सीन करके, तो वो वैक्सीन अपन दे सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस में। क्लियर यहां तक बात? वायरल डिजीज, और वायरल डिजीज में सबसे पहले जो दिया है आपके वो है कॉमन कोल्ड। क्या दिया हुआ है? तो हो जाओ शुरू, बोलो सबसे पहले पैथोजन, राइनो वायरस। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोसोल इन्फेक्शन। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात आती है, तो देखो जैसे कोई पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से राइनो वायरस से इन्फेक्टेड होता है, तो इस तो वायरस का नाम ही आपको बता रहा है कहां इन्फेक्शन करेगा। बोलो राइन, राइन बोले तो नोज, आइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन। सबसे पहले ये यहां पे कराएगा, राइनो वायरस है नाम, तो सीधे नोज पे अटैक करेगा। तो इसका जो अटैक होता है ना कॉमन कोल्ड में, ये ध्यान रखना, नोज और जो हमारा नेजल पैसेज है ना, केवल उसका इंफेक्शन है, इसमें लंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये बात, केवल ये नोज और नेजल पैसेज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है केवल। अब सिम्टम क्या आएंगे वो सुनो आप। जैसे ही इसका इंफेक्शन हुआ, इंफेक्शन होते ही सबसे पहले तो नाक बंद हो जाती है, नेजल कंजेशन, क्या बोलते हैं अपन, और कंजेशन होने के बाद में फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, नेजल डिस्चार्ज बोलते हैं ना अपन। तो पहले तो कंजेशन हुआ, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, गला भारी हो जाता है, खराश आ जाती है, हो जाता है ना, टायर्डनेस, थकान फील होने लगती है, हल्का हल्का फीवर भी आने लगता है, हेडेक होने लगता है। ये सारे सिम्टम मिलेंगे आपको कॉमन कोल्ड के अंदर। और ये जो सिम्टम है ना, ये आपकी बॉडी में लास्ट करते हैं 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है, वो है प्रोटोजोल डिजीज। और प्रोटोजोल डिजीज में सबसे पहले आता है मलेरिया। क्या आता है? तो बोलो बच्चों, सबसे पहले तो पैथोजन, नाम बोलो, प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मैलेरी एंड फाल्सीपेरम। लेकिन हमारे इंडिया में इनमें से 2 ही मिलती है, पीवी एंड पीएफ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और इन दोनों में से भी अगर कोई पूछे कि मैलिग्नेंट मलेरिया, फैटल मलेरिया, एस्टिवो ऑटमनल फीवर, ब्लैक वाटर फीवर, ये जितने भी अंटशंट नाम आ रहे हैं ना, ये सब यही है फाल्सीपेरम। सबसे खतरनाक यही होता है फाल्सीपेरम। समझ में आ गई मेरी बात? अब यहां पर ये तो मलेरिया के पैरासाइट की बात हो गई, पैथोजन की बात हो गई। सेकंड पॉइंट आता मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बोलो। अरे यहां भी मॉस्किटो है, कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और आप शायद ये बात सब जानते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है, इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। आधा लाइफ साइकिल तो ह्यूमन बॉडी में होता है और आधा लाइफ साइकिल मॉस्किटो की गट के अंदर कंप्लीट होता है।
तो ह्यूमन बॉडी में जो इसका लाइफ साइकिल होता है वो होता है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। कैसा होता है? और जो मॉस्किटो की गट में होता है वो कौन सा होता है? सेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो इसका जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है वो ऐसा डायग्राम आपके इसमें बना हुआ है मॉड्यूल के अंदर। तो आप एक एक स्टेप इसमें देखते जाएं। मैं आपके सामने पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बोल रहा हूं, एक एक स्टेप आप सुनते जाना और समझते जाना। करें बात स्टार्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, देखो बाइट कर रहा है ऊपर ही ऊपर, देखो टॉप पे, तो बाइट करते ही उसने उसके ब्लड में क्या डाल दिए? स्पोरोजोइट। क्या डाल दिए? पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे बनता है, वो सीधा उठा करके आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन बीइंग? स्पोरोजोइट। आई बात समझ में? अब स्पोरोजोइट जब ह्यूमन के ब्लड में गया तो ब्लड में जाने के बाद विद इन हाफ एन आवर ये पेशेंट के ब्लड में से गायब हो जाता है। कहां चला जाता है? लीवर में। देखो चला गया लीवर में, अरे चला गया लीवर में। अब लीवर में जाने के बाद क्या करता है? सबसे पहले तो आपको पता है लीवर के अंदर खूब फूड भरा पड़ा है, ग्लाइकोजन भरा पड़ा है, उसको खाता है। उसके बाद लीवर में मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। जो लीवर सेल आपको दिख रही है, ये देखो छोटी छोटी सेल्स, इनके अंदर लीवर सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करता है और अपना नंबर इंक्रीज करने लगता है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज लिवर शाइजोगोनी। क्या बोलते हैं इसको अपन? तो लिवर शाइजोगोनी से अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, और जब इसका नंबर बहुत ज्यादा पैरासाइट का बढ़ने लगता है लीवर सेल के अंदर, तो प्रेशर की वजह से ये लीवर सेल क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, बस्ट हो जाती है। और जैसे ही लीवर सेल रप्चर होगी, बस्ट होगी, बस्ट होती है, पैरासाइट कहां रिलीज हो गया? अरे ब्लड में रिलीज हो गए। देखो ब्लड में रिलीज होने के बाद में यहां पर दो कंडीशन होती है इन पैरासाइट्स की। इनमें से कुछ पैरासाइट्स तो अगेन दूसरी लीवर सेल में एंटर हो जाएंगे और वापस से लीवर शाइजोगोनी स्टार्ट कर देंगे अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इनमें से कुछ पैरासाइट आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएंगे और आरबीसी साइकिल स्टार्ट कर देंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अरे एंटर हो गया, देखो यहां पे। अब आरबीसी में जाने के बाद क्या करेगा? देखो ये आरबीसी में जाने के बाद सबसे पहले तो खाना पीना, देखो सबसे पहले तो वही काम है उसका। तो आरबीसी में बताओ इसके खाने पीने लायक क्या चीज होती है? हीमोग्लोबिन। अरे बोलो भाई। अब हीमोग्लोबिन को खा जाता है ये पैरासाइट। अब हीमोग्लोबिन को खा गया तो हीमोग्लोबिन में इसके काम की चीज क्या है? आपने पढ़ा होगा दो पार्ट होते हैं हीमोग्लोबिन के, एक तो हीम मेटालिक पार्ट होता है, पिगमेंटेड पार्ट, और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन। तो ग्लोबिन प्रोटीन को तो खा गया ये, बचा क्या? हीम। तो हीम इसके किसी काम का होता नहीं है। तो जब हीम का डिग्रेडेशन होता है इसके अंदर तो छोटे छोटे टॉक्सिक ग्रेन्यूल बनते हैं जिनको अपन बोलते हैं हीमोजॉइन ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? तो वो इसके किसी काम के हैं क्या? पैरासाइट के। जब पैरासाइट के किसी काम के नहीं है तो वो आरबीसी में छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। आई मेरी बात समझ? अब मल्टीप्लाई करेगा आरबीसी के अंदर, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो उनको बोलेंगे मीरोजोइट। क्या बोलेंगे अब? तो इसके अंदर आरबीसी के अंदर ये जो बन रहे हैं वो है मीरोजोइट, और ये सारे मीरोजोइट भी हीमोग्लोबिन को खाएंगे और छोटे छोटे टॉक्सिक ग्रेन्यूल मतलब हीमोजॉइन ग्रेन्यूल बनाएंगे। तो इस आरबीसी के अंदर ये पैरासाइट और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, इनका नंबर बढ़ने लगेगा, और जब इनका नंबर बढ़ेगा तो ये भी यहां पे रप्चर होगी आरबीसी। तो रप्चर होते ही ये मीरोजोइट और हीमोजॉइन कहां रिलीज हो जाएंगे? ब्लड के अंदर। दूसरा क्वेश्चन यहां पूछता है आपसे कि बताओ मलेरिया में फीवर कब आता है? फीवर विद चिल कब आता है? तो जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन ग्रेन्यूल ब्लड में रिलीज होते हैं तब आता है। आई बात समझ में? अब ये जो मीरोजोइट ब्लड में आए हैं, पैरासाइट ब्लड में आए हैं, ब्लड में आने के बाद में ये दूसरी आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएंगे, और आरबीसी के अंदर एंटर होकर के दो स्टेज बनाते हैं, इनको बोलते हैं गैमेटोसाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। देखो नजर आ रहा है आपको? ये जो मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट है ना, ये इस प्लाज्मोडियम के सेक्सुअल लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज है। एक क्वेश्चन यहां पूछता है वो कि बताओ प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज गैमेटोसाइट कहां बनती है? कहां बनती है ह्यूमन की? आरबीसी के अंदर। अब देखो यहां पर टेंशन वाली बात ये होती है इसके लिए कि जो गैमेटोसाइट स्टेज है ना, ये और आगे ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इतने टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, खत्म हो जाते हैं। लेकिन चांस की बात है अगर इसी जगह पे इस पेशेंट को किसी दूसरी फीमेल एनोफिलीज ने आकर के अगर बाइट कर लिया, देखो बाइट कर रही है, तो बाइट करेगी तो वो एज ए मील ब्लड को सक करेगी। जब इसने एज ए मील ब्लड को यहां पर सक किया तो बताओ मॉस्किटो के अंदर गैमेटोसाइट, यानी कि इसकी कौन सी स्टेज गई? प्लाज्मोडियम की गैमेटोसाइट कौन सी स्टेज गई? मतलब अगर मॉस्किटो के लिए पूछे कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है तो वो कौन सी है? गैमेटोसाइट। अब आगे का पूरा डेवलपमेंट इसका किसमें होगा? मॉस्किटो की गट के अंदर। और मॉस्किटो की गट के अंदर ये जो मेल गैमेटोसाइट फीमेल गैमेटोसाइट है ना, ये गैमेट्स बनाएंगे।
मेल गेमेटोसाइट मेल गेमेट स्पर्म बनाएगा, फीमेल गेमेटोसाइट फीमेल गेमेट ओवम बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और फिर उसके बाद में वो उसकी वॉल के अंदर चला जाएगा, वहां मल्टीप्लिकेशन करेगा और स्पोरोजोइट्स बनाएगा, और वो स्पोरोजोइट्स आकर के उस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाएंगे। देखो आप सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आ गए। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ आप, अगर ये स्पोरोजोइट इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में आ गए तो बताओ ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया? अगेन, अब जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वापस उसके ब्लड में क्या डाल देगा? स्पोरोजोइट। तो फिर से वही लाइफ साइकिल, वही इवेंट वापस स्टार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये ह्यूमन बॉडी में जितना भी लाइफ साइकिल इसका हो रहा है, ये है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, और मॉस्किटो की गट में जो हुआ वो क्या है? सेक्सुअल लाइफ साइकिल। क्लियर लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल के बाद में साइन एंड सिम्टम्स की यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो मलेरिया में जो साइन एंड सिम्टम आते हैं, पहली बात तो जो फीवर आता है वो आता है फीवर विद चिल। कैसा आता है? और चिल आपको पता है शिवरिंग जोरदार होती है इसके अंदर, मलेरिया के अंदर। तो फीवर विद चिल आएगा, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसे सिम्टम आएंगे यहाँ पे। और एक बात खास और ध्यान रखना, मलेरिया में कभी भी कंटिन्यूअस फीवर नहीं आता है। मलेरिया में जो फीवर आता है वो 3 से 4 दिन पर रिपीट होकर के फीवर आता है, और ऐसा फीवर जो 3 से 4 दिन पर रिपीट होकर के आता है इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। क्या बोलते हैं? तो वो इंटरमिटेंट पीरियोडिसिटी होती है यहाँ पे फीवर के अंदर। क्लियर यहां तक बात? बाकी ट्रीटमेंट में तो आप जानते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्विनिन वगैरह, क्लोरोक्विन वगैरह ये दे देते हैं इसके अंदर। और प्रोफाइलेक्सिस बताओ, यहां भी मच्छर है तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने वाली चीजें सारी प्रोफाइलेक्सिस में आ जाएगी। क्लियर मलेरिया? मलेरिया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो आपने दिया है इसमें फास्ट ट्रैक में, वो दिया है इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये जो इम्यूनिटी यहां पर लिखा हुआ है ना, इस वर्ड का मतलब समझो आप कि इसका वर्ड का मतलब क्या है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो आप हमेशा पैथोजन के एक्सपोजर में हो, ऑलवेज। आप क्लास में बैठते हैं, चाहे आप घर पे रहते हैं, घर से चल के यहां पर आते हैं, अभी भी आप बैठे हो अपनी भी आसपास, अभी एनवायरनमेंट में इतने पैथोजन घूम रहे हैं, इतने बैक्टीरिया वायरसेस घूम रहे हैं जिसका अपन आइडिया भी नहीं लगा सकते। ऑलवेज एक्सपोजर में हम, लेकिन हर कोई पैथोजन तो हमारे अंदर डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में है जो हमको बचा रहा है उससे। तो वो क्या चीज है? वो हमारी बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? ये जो इम्यूनिटी है, इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो बिफोर बर्थ और दूसरी आफ्टर बर्थ। तो जो बिफोर बर्थ जो इम्यूनिटी होती है उसको अपन बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी। और जो आफ्टर बर्थ होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, अडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं अपन। आई मेरी बात समझ में? अब यहां जो हमको बात करनी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी भी बात करनी है और इन्नेट इम्यूनिटी की भी बात करनी है। सबसे पहले आपके मॉड्यूल में दिया है इन्नेट इम्यूनिटी, तो उसी से बात अपन शुरू करते हैं। देखो इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है ना, ये तो अपन जानते हैं कि नॉन स्पेसिफिक है। मतलब चाहे कोई सा भी पैथोजन आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हो जाए, सबके लिए एक जैसा एक्शन होगा। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन स्पेसिफिक। आई मेरी बात समझ में? और ये यहां मेमोरी वगैरह कुछ भी नहीं होती है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। हमारी बॉडी में जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए, मॉड्यूल में भी लिखे हुए हैं। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन बैरियर। क्या क्या है? फिजिकल बोलो, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन बैरियर। ये 4 ही नाम याद रखने हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन बैरियर। इन चारों की बात करनी है हमने को एक करके। सबसे पहले आपके दिया है फिजिकल बैरियर। क्या दिया है? देखो फिजिकल बैरियर में 2 चीजें आती है, स्किन एंड म्यूकोसा। स्किन एंड, आप खुद सोचो, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर रखा है स्किन ने, और जहां स्किन नहीं है वहां पे क्या है? म्यूकोसा। भाई वैसे तो पूरी बॉडी को स्किन ने कवर कर रखा है, लेकिन जहां स्किन नहीं है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए अपन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले गए, तो अंदर क्या है? म्यूकोसा। तो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? या तो स्किन के कांटेक्ट में आ गया, म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा। तो ये दोनों ही लेयर हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि देखो स्किन का भी एनवायरनमेंट ऐसा होता है, एसिडिक पीएच वगैरह होती है, सीबम होता है। आई मेरी बात समझ में? डेड सेल लेयर होती है, तो वो ग्रो नहीं करने देती उसको, पैथोजन को रोक लेती है। ऐसे ही म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा तो वहां की म्यूकस सेल्स एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस रिलीज करेगी। और म्यूकोसा जो होती है वो होती है सीलिएटेड। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कैसी होती है? तो वो सीलिया क्या है, उसको प्रोपेल करते हैं बाहर की तरफ म्यूकस के साथ, और प्रोपेल करके बाहर निकालते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये स्किन और म्यूकोसा ऐसे प्रोटेक्ट करती है अपने को। तो ये तो हो गया फिजिकल बैरियर। अब मान लो जो पैथोजन है वो इस बैरियर को क्रॉस कर गया, ब्लड में चला गया, तो अब उसका सामना होगा सेकंड बैरियर। बोलो क्या?
फिजियोलॉजिकल बैरियर, नाम ही आपको बता रहा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे। और फिजियोलॉजी के जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल बैरियर है, इसके अंदर दिया हुआ है आपके एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। व्हाई? बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम, बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम, वो प्रोटेक्ट करेगा इसको। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया अपना। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद में जो नेक्स्ट दिया है वो है सेल्यूलर बैरियर। क्या दिया है? और नाम ही आपको बता रहा है सेल्यूलर बैरियर, मतलब इसके अंदर सेल्स की बात होगी। किसकी बात होगी? सेल्स की बात होगी। तो सेल्यूलर बैरियर में जो सेल्स की बात होगी, इनमें दो टाइप की सेल्स आती है, फेगोसाइटिक सेल एंड नॉन फेगोसाइटिक सेल। तो फेगोसाइटिक सेल में यहां नाम लिखे हुए देखो, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के आगे लिखा हुआ पीएमएनएल, पीएमएनएल बोले तो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो न्यूट्रोफिल है, इसके अलावा मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, ये सब फेगोसाइटिक सेल है। और नॉन फेगोसाइटिक सेल में नाम आता है एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। क्लियर बात? तो ये मिलकर के बनेगी क्या? सेल्यूलर बैरियर। नाम आपको बता रहा है सेल्यूलर मतलब सेल, तो ये सेल आ गई सारी की सारी यहां पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अरे क्लियर? इसके बाद जो लास्ट बैरियर दिया है वो है साइटोकाइन बैरियर। क्या दिया है? साइटोकाइन बैरियर के अंदर जो यहां पर इंपॉर्टेंट, देखो साइटो, पहले तो इसका वर्ड का समझो, मतलब समझो। साइटो का मतलब सेल, काइन का मतलब स्टिमुलेट, मतलब सेल को स्टिमुलेट करने वाले केमिकल आते हैं इसके अंदर, जैसे इंटरल्यूकिन आते हैं, ये साइटोकाइंस। इसके अलावा इंटरफेरोन, लेकिन यहां आपने दिया है इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन होती है। क्या होती है? एंटीवायरल प्रोटीन। और इसको रिलीज कौन करता है, बनाता कौन है इंटरफेरोन्स को? वायरस इंफेक्टेड सेल। कौन बनाती है? और ये प्रोटेक्ट किसको करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल को। देखो जैसे किसी वायरस ने किसी एक पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई, वो क्या बनाएगी? इंटरफेरोन। हमारी बॉडी में जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ना, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नाम आप लोग समझाते हो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो नाम आते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। आ रही है मेरी बात समझ में? अब जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इन लिम्फोसाइट्स को बनाने के लिए इनकी जो प्रीकर्सर और प्री फॉर्म्ड सेल्स होती है, उनको बोलते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? वो बनती है बोन मैरो में। कहां बनती है? बोन मैरो में बनने के बाद में फिर इनका मैच्योरेशन अगर बोन मैरो में हो जाता है तो उनको बोलते हैं अपन बी लिम्फोसाइट। और अगर थाइमस में जाके मैच्योर होती है तो उनको क्या बोल देते हैं अपन? टी लिम्फोसाइट। आ रही है मेरी बात समझ में? जो टी, पहले ये बताते हैं टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, उसके बाद में बी की करेंगे। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, दीज आर ऑफ फोर टाइप्स, टी हेल्पर, किलर, सप्रेसर एंड मेमोरी। इनमें से भी जो मेन टी सेल्स होती है तीन ही होती है, हेल्पर, किलर और सप्रेसर, जिनको इफेक्टर सेल्स बोलते हैं। बाकी ये तो मेमोरी है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी सेल्स मिलके आपको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर यहां तक बात? अब नीचे आते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की भी दो टाइप की सेल्स बनती है, मेमोरी सेल और इफेक्टर सेल। एक तो बी मेमोरी बनेगी और दूसरी बी की इफेक्टर सेल। तो जो बी की इफेक्टर सेल होती है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। क्या बोलते हैं? और प्लाज्मा सेल बनाएगी आपके लिए एंटीबॉडी। क्या बनाएगी? तो वो एंटीबॉडी बना बना के आपके ब्लड में रिलीज कर देती है। ब्लड को क्या बोला था? ह्यूमर। दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करेगी वो? बात समझ में आई? पहले अपन AMI पर आ रहे हैं, उसके बाद में अपन CMI पे आएंगे। देखो हमारी जो बी लिम्फोसाइट है, उसकी मैंने अभी बोली थी, जो इफेक्टर सेल बनी थी वो क्या बनी थी? प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल आपको क्या बना करके देगी? एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी, उसकी स्ट्रक्चर की बात आपकी NCERT में डायग्राम बना हुआ है और मॉड्यूल में फास्ट ट्रैक में बना हुआ है। यहाँ पे देखो जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ना, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। और आप सब जानते हैं कि जो प्रोटीन की बात आती है तो फिर पेप्टाइड की बात आएगी। तो जो आपकी एंटीबॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। आपके सामने नजर आ रही है? आपको दिख रही है? देखो सेंट्रल चेन जो दोनों की दोनों है, ये दोनों लॉन्ग चेन है, देखो आप। और जो लॉन्ग चेन है तो फिर मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा इसका। दैट्स व्हाई इन दोनों को क्या बोला अपन ने? हेवी चेन। क्या बोला? लेकिन जो लेटरल साइड पे चेन है, ये शॉर्ट है। शॉर्ट है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? कम होगा। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला अपन ने? लाइट चेन। तो पूरे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में दो तो हेवी चेन नजर आ रही है आपको और दो लाइट चेन नजर आ रही है। दैट्स व्हाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट H2L2 स्ट्रक्चर। H2 मतलब 2 हेवी चेन और L2 मतलब 2 लाइट चेन। आई मेरी बात समझ में? और आप सब जानते हो, जैसे मैं एक पेप्टाइड चेन को अगर यहां से निकाल लूं, तो ये बनी तो पेप्टाइड चेन एमिनो एसिड से ही है। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? एमिनो। और एमिनो एसिड आपने पढ़ा है एम्फोटेरिक कंपाउंड है, उसमें COOH ग्रुप भी होता है और NH2 ग्रुप भी होता है। तो जब एक के साथ एक एमिनो एसिड जुड़ेगा तभी तो पेप्टाइड चेन बनेगी ना। तो इस पेप्टाइड चेन पर
एक एंड पर तो होगा COOH ग्रुप और दूसरे एंड पर क्या होगा NH2 ग्रुप। तो जिस एंड पर COOH ग्रुप होता है उस टर्मिनल को अपन बोलते हैं C टर्मिनल, क्या बोलते हैं? और जिस एंड पर NH2 ग्रुप होता है उस टर्मिनल को क्या बोल देते हैं? N टर्मिनल। आई मेरी बात समझ में? और ये जो चारों की चारों पेप्टाइड चेन है ना, दीज आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। किसके थ्रू जुड़ी हुई है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होती है। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो अपीयरेंस आती है ना, आप देखो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल बन रहा है, देखो आप ये वाई शेप मॉलिक्यूल होता है। आई मेरी बात समझ में? और ये जो पूरा का पूरा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, देखो यहां पे दो जगह से कट कर रखा है, एक तो ये यहां से और एक ये यहां से। तो इसके नीचे वाला पार्ट ये अलग हो गया और ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया। इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं वेरिएबल रीजन, क्या बोलते हैं? और नीचे वाला पार्ट है कांस्टेंट रीजन। अच्छा, इस वाले पार्ट को वेरिएबल रीजन क्यों बोला? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है एंटीजन बाइंडिंग साइट, देखो आप, है ना, एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब एंटीजन आकर के बाइंड होगा यहां पर। तो आप सब जानते हो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है इट इज स्पेसिफिक, जैसा एंटीजन आएगा उसके हिसाब से वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज होने वाली जो साइट है ना, वो है वो वेरिएबल साइट, वेरिएबल रीजन। आई मेरी बात समझ में? तो ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात यहां पर कंप्लीट हो गई। अब एंटीबॉडी के टाइप्स की यहां पर अपन बात करें तो 5 टाइप्स हैं इसके, IgA, IgM, IgE, IgG और IgD। IgE देखो, ये जितनी भी एंटीबॉडीज है आप सब जानते हो, सीरम ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं अपन इनको। IgA अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन IgE, IgG गामा इम्यूनोग्लोबुलिन और IgD डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर यहां तक बात? तो हमारा जो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम है ना, ये जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो क्या क्या चीजें हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा अपनी इम्यून सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, आपके एंटीबॉडीज ये हैं, और लिम्फोइड टिश्यू है। इन्हीं की बात करनी है अपने को एक एक करके। तो सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन, मैंने अभी भी आप लोगों को बोला था दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में मैंने 2 नाम बताए थे आपको, बोन मैरो एंड थाइमस। तो जो बोन मैरो है, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इन दोनों को बनाने के लिए जो इनकी प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, कमिटेड स्टेम सेल्स, वो कहां बनेगी? बोन मैरो में। मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन तो कहां हो रहा है? बोन मैरो में। लेकिन मैच्योरेशन के बेस पे आगे की बात होगी। अगर ये कमिटेड स्टेम सेल्स यहीं पर मैच्योर हो जाती है बोन मैरो के अंदर ही, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? बी लिम्फोसाइट। लेकिन अगर वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू थाइमस में जाके मैच्योर होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों यहां पर बन गई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। बनने के बाद में यहीं पर इनका मैच्योरेशन हुआ, और मैच्योर होने का मतलब समझ रहे हो आप? इन लिम्फोसाइट्स के मैच्योर, जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट मैच्योर हुई है, मैच्योर होने का मतलब यह है कि इनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स डेवलप होने लग गए। ये एंटीजन सेंसिटिव सेल्स बन गई। अब आ रही है मेरी बात समझ में? मैच्योर होने का मतलब एंटीजन सेंसिटिव सेल्स बन गई। और अब जब ये एंटीजन सेंसिटिव बन गई यहां पे डिफरेंशिएट होकर के, तो एंटीजन सेंसिटिव बनने के बाद में माइग्रेट होकर के जाके कहां पे स्टोर हो जाएगी? ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है ये एक तरह का स्टोर रूम हो गया, जहां पे आपकी टी सेल भी आ गई और बी सेल भी आ गई। अरे दोनों आ गई ना यहां पे। अब यहां पर जब भी इस पर्सन की बॉडी में कोई एंटीजन आएगा ना, तो वो एंटीजन टी सेल और बी सेल के साथ कहां पर इंटरेक्ट होगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, मॉड्यूल में भी ये लाइन लिखी हुई है। ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, दे प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। और जब यहां पर आकर के एंटीजन टी सेल और बी सेल से इंटरेक्ट होगा, तब उसकी 2 टाइप की सेल्स बनेगी। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, टी सेल भी और बी सेल भी, दोनों की बात कर रहा हूं। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों की 2 टाइप की सेल बनेगी, इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल। जो टी मेमोरी होगी और बी मेमोरी होगी वो तो वापस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्टोर हो जाएगी। लेकिन जो इफेक्टर सेल्स होगी वो सीधे कहां आ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी और सीधे पैथोजन पे अटैक कर देगी। तो जो टी की इफेक्टर होगी, जो मैंने नाम बताया, हेल्पर, किलर, सप्रेसर, ये तो सीधे सीएमआई प्रोवाइड करेगी आपको। और जो बी की इफेक्टर है प्लाज्मा सेल, वो एंटीबॉडी बना करके ब्लड में रिलीज कर देगी, वो एएमआई प्रोवाइड करेगी आपको। तो एंटीजन का जो इंटरेक्शन होना है बी सेल और टी सेल के साथ, वो कहां पर होगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन यहां पर आपके सामने नाम दिए हुए हैं।
स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेस है, अपेंडिक्स है, माल्ट है। इन पांचों में से किसी भी मोड के थ्रू मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, तो ये एचआईवी वायरस उस पेशेंट की बॉडी में चला गया। अब उस पर्सन की बॉडी में जाने के बाद में ये करेगा क्या? बॉडी में जाने के बाद वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, उसको अपन बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। क्या बोलते हैं? अब ये पैथोजेनिसिटी में अंदर जाने के बाद क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस, एक डायग्राम बना हुआ है आपके इसमें देखो मॉड्यूल में। ये ऐसा डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पूरी पैथोजेनिसिटी है। मैं आपके सामने एक एक स्टेप बोल रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। ये जो वायरस होता है ना, एचआईवी वायरस, इसके अंदर जो दोनों के दोनों सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, उस पे दो मॉलिक्यूल दोनों के ऊपर एक एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का होता है, दो मॉलिक्यूल। बाकी एक एंजाइम होता है इंटीग्रेस और एक एंजाइम होता है प्रोटीएस। अब कैसे क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं सारा का सारा। जो एचआईवी वायरस होता है, रेट्रोवायरस, जो ऊपर ही ऊपर देखो यहां पे सामने जो आपको ये बड़ी सी ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना, ये तो है आपकी मैक्रोफेज। कौन सी सेल है? मैक्रोफेज। और ऊपर जो दिख रहा है वो है रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। ये एचआईवी वायरस जो अटैक करता है वो CD4 रिसेप्टर्स पे करता है। किस पे? और CD4 रिसेप्टर हमारी बॉडी में दो ही जगह पे मिलते हैं, एक तो टी हेल्पर के ऊपर और दूसरा मैक्रोफेज के ऊपर। इन दो ही सेल के ऊपर मिलते हैं। तो ये दोनों ही सेल को इन्फेक्ट करेगा हमारी बॉडी में एंटर होकर के। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जब ये बॉडी में एंटर हुआ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही बॉडी में एंटर हुआ तो ये रेट्रोवायरस इस मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर जो CD4 रिसेप्टर है, उन CD4 रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करेगा और उसकी सरफेस के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। देखो अटैचमेंट हो गया, हो गया अटैचमेंट। अब अटैचमेंट होने के बाद में ये वायरस का जो एनवलप होता है बाहर वाला, वो तो डिसोल्व होकर सेल के बाहर ही रह जाता है, लेकिन बाकी वायरस सेल के अंदर चला जाता है। देखो वायरल डीएनए जो है, वायरल आरएनए जो है, वो सेल के अंदर चला गया। देखो, अरे चला गया ना सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जाने के बाद में ये जो वायरल आरएनए है, इसका फर्स्ट एंजाइम काम आएगा, बोलो रिवर्स। नाम ही आपको बता रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब आरएनए से क्या बनेगा? देखो वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बन गया। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। और जब वायरल डीएनए बन गया तो अब ये वायरल डीएनए दूसरा एंजाइम इंटीग्रेज की प्रेजेंस में होस्ट सेल का जो जीनोम है न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और जो होस्ट सेल का जीनोम है इस जीनोम के साथ जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? इंटीग्रेज की प्रेजेंस में। अब जब होस्ट सेल जीनोम के अंदर जाकर के इनकॉर्पोरेट हो गया तो आप देखो इस वायरल डीएनए ने इस होस्ट सेल जीनोम को पकड़ लिया, हाईजेक कर लिया इसको। अब ये जो बोलेगा वही इस सेल के डीएनए को करना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि बना वायरल एमआरएनए, तो यहां ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर, और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहां पर क्या बनेगा न्यूक्लियस के अंदर? वायरल एमआरएनए। क्या बनेगा? और वायरल एमआरएनए बनने के बाद में ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें पोर्स होते छोटे छोटे, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो जो एमआरएनए है वो माइग्रेट होकर के कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। आ गया साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद में ये राइबोसोम को पकड़ेगा और ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेगा और वायरल प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? वायरस की लंबी लंबी चेन बनाएगा। प्रोटीन तो लंबी लंबी चेन ही बनेगी ना, लेकिन ये लंबी चेन वायरस के किसी काम की है ही नहीं, उसको तो इन्फेक्टेड कोर प्रोटीन चाहिए छोटी छोटी। तो अब काम आएगा इसका थर्ड एंजाइम, बोले तो प्रोटीएज। क्या काम आएगा? अब ये प्रोटीएज क्या करेगा? ये जो लंबी लंबी चेन बनी है ना, इसको छोटी छोटी कोर प्रोटीन में कट कर देगा। बन गई कोर प्रोटीन, बन गई। अब दो आरएनए आए, उसके कोर प्रोटीन आई, चारों तरफ से ये कैप्सिड तैयार कर दिया, आरएनए वगैरह सब आकर के कैप्सिड तक का मामला तैयार हो गया। अब जब कैप्सिड तक का ये वायरस सेल के अंदर बन गया, तो अब ये जब वायरस सेल से बाहर निकलेगा बडिंग होकर के, देखो नीचे बडिंग होकर के निकल रहा है, तो उस टाइम पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसके आसपास का पूरा एनवलप तैयार करके और कंप्लीट वायरस बना बना के नीचे बडिंग होकर निकलता जाता है। देखो अब निकलता जा रहा है वायरस। यहां पर आप एक बात ध्यान रखना, अगर ये मैक्रोफेज एक बार इन्फेक्टेड हो गई ना, एक बार इन्फेक्टेड हो गई तो फिर ये ऑलवेज वायरस बना बना के रिलीज करती रहती है। इस वायरस का इस सेल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ में? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इस सेल के अंदर मैक्रोफेज में इसका जो लाइफ साइकिल होता है ना, लाइसोजेनिक साइकिल होता है। और आपको पता होगा लाइसोजेनिक साइकिल जब भी वायरस का होता है तो सेल का कुछ नहीं बिगड़ता, सेल वायरस बना बना के रिलीज करती रहती है। इसीलिए मैक्रोफेज को अपन बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? एचआईवी फैक्ट्री। लेकिन आप देखो ये जो वायरस बना है यहाँ पे, ये बॉडी में दूसरी जो CD4 सेल है उसको भी इन्फेक्ट करेगा, टी हेल्पर को भी तो इन्फेक्ट करेगा। हेलो हेलो हेलो, करेगा ना टी हेल्पर को।
और जब टी हेल्पर को इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर जाके भी यही सारे काम करेगा जो यहां पर मैक्रोफेज ने आपने पढ़े हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि टी हेल्पर के अंदर इसका लाइसोजेनिक साइकिल नहीं होता, वहां लाइटिक साइकिल होता है। और आपको पता है वायरस का जब लाइटिक साइकिल होता है तो सेल का पूरा लाइसिस हो जाता है। यही रीजन होता है कि एचआईवी वायरस जब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो मैक्रोफेज की काउंटिंग पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टी हेल्पर की काउंटिंग धड़ाधड़ कम होती हुई चली जाती है और इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है। आई बात समझ में? कैंसर, देखो कैंसर जो वर्ड है, ये जो डिजीज है ना, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड डिजीज है। हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो वेल कंट्रोल्ड मैनर में होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए 3 जीन रेस्पॉन्सिबल होती है। प्रोटो ऑन्कोजीन या सेल्यूलर ऑन्कोजीन भी बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी में शॉर्ट में लिखा हुआ सी ऑन्क। दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन, और तीसरा जीन रिलेटेड टू प्रोग्राम सेल डेथ, वो अपोप्टोसिस एनके सेल को कंट्रोल कर रही है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है, लेकिन अगर किसी भी रीजन से ये सेल डिवीजन हो गया अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, तो नतीजा क्या होगा? उस जगह पे मास ऑफ सेल बन जाएगा, और उस मास ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर और नियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ट्यूमर और नियोप्लाज्म। अब मुझे आप एक बार बताओ, ये जो ट्यूमर बना है, क्या सारे ट्यूमर कैंसरस होते हैं क्या? सारे ट्यूमर तो कैंसरस नहीं होते। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्यूमर कैंसरस है, कौन सा नॉन कैंसरस है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर की। किसकी बात कर रहे हैं? देखो टाइप्स ऑफ ट्यूमर में ये 2 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों में डिफरेंस देखते हैं अपन। पहले बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं। देखो बिनाइन ट्यूमर जो होता है ना, इसमें डिवीजन की रेट होती है स्लो। किसके कंपैरिजन में? मैलिग्नेंट के कंपैरिजन में। तो यहां जो सेल्स मिलेगी वो होती है डिफरेंशिएटेड सेल्स। कैसी होती है? पहचान सकते हो आप डिफरेंशिएटेड सेल्स। दूसरी बात, जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसके आसपास आपको एक लिमिट मिलेगी, कैप्सूल मिलेगा। दैट्स व्हाई इनको बिनाइन ट्यूमर को बोलते हैं कैप्सुलेटेड ट्यूमर। क्या बोलते हैं? अब आप खुद समझ सकते हो कि अगर आसपास कैप्सूल है, लिमिट है, तो इस बिनाइन ट्यूमर की सेल्स यहां से आसपास वाले टिश्यू के अंदर क्या इन्वेड कर सकती है? क्या इन्वेजन कर सकती है? क्या नॉन इन्वेसिव है। आई मेरी बात समझ में? जब ये कन्फाइंड जगह पे ही रहेगी, कन्फाइंड एरिया में रहेगी, कहीं दूसरी जगह पे जाएगी नहीं, दूसरे पार्ट को इन्वॉल्व भी नहीं करेगी, तो फेटल भी नहीं होता ये ट्यूमर, नॉन फेटल ट्यूमर होते हैं। आई मेरी बात समझ में? लेकिन जो मैलिग्नेंट है ना, मैलिग्नेंट में जो डिवीजन होता है वो रैपिड होता है, और यहां पर जो सेल्स बनती है वो बनती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैसी होती है? तीसरी बात, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर के आसपास आपको कोई कैप्सूल भी नहीं मिलेगा, लिमिट भी नहीं होती, तो नॉन कैप्सुलेटेड ट्यूमर बोलते हैं इनको। और अगर आसपास लिमिट नहीं है, कैप्सूल नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे ट्यूमर की सेल तो एक जगह से स्लग आउट होकर के बॉडी में कहीं भी दूसरी जगह पे जा सकती है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और सेकेंडरी ट्यूमर डेवलप करवा देगी वहां पे। ये जो ट्यूमर की सेल यहां से निकल करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जाकर के लॉन्च हो रही है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ये मेटास्टेसिस आपको सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही मिलेगा, इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर। बिनाइन को क्या बोलते हैं? नॉन मेटास्टेटिक ट्यूमर। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ मॉड्यूल में एक लाइन लिखी हुई है, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मोस्ट फियर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे पार्ट इन्वॉल्व होने लग गए यहां पे। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, दोनों आपके सामने है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। कैंसर किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर को। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं, जो मैलिग्नेंट है वो कैंसरस ट्यूमर होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 3 नाम यहां पे दिए हैं, एक तो ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबिनॉइड्स, एंड थर्ड कोका एल्केलॉइड। एक एक करके बात करते हैं अपन। सबसे पहले ओपियोइड्स। देखो ये जो ओपियोइड्स होते हैं ना, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम, अफीम। तो ये जो ओपियोइड्स इससे मिल रहे हैं ना, पेपेवर, एक्चुअली होता क्या है, ये जो पेपेवर सोमनिफेरम का जो प्लांट होता है ना, उसका जो अनराइप्ड फ्रूट होता है, उस अनराइप्ड फ्रूट पे एक इंसिजन लगा कर उसका लेटेक्स निकालते हैं, उससे बनाते हैं इनको। तो उस लेटेक्स से बनते हैं ये ओपियोइड्स। इनको अपन नार्कोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है इनकी। तो ये जो ओपियोइड्स होते हैं ना, इन ओपियोइड्स की जो नेचर होती है, ये देखो अपन ने ब्रेन की एक्टिविटी को डल करने का काम करते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं, ये सेडेशन कॉज करवाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? पेन किलर्स होते हैं, पेन को रिलीव करवाने का काम करते हैं। अब ये जो ओपियोइड्स हैं, यहां पे इनमें होते तो बहुत सारे, लेकिन अपने को 2 ही नाम याद रखने जो दिए हुए हैं, एक तो मॉर्फिन और दूसरा हेरोइन। क्या है,
जो लेटेक्स से अपने को मिल रहा है यहाँ पे पेपर सोमनीफेरम्स हैं, वो होता है क्या? मॉर्फिन। क्या होता है? लेकिन इस मॉर्फिन का अगर आपने करवा दिया एसिटाइलेशन तो बन जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या बन जाता है? तो ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं अपन? हेरोइन। क्या बोलते हैं? अब ये जो हेरोइन है ना, इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज में 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखने जो आपके एनसीईआरटी में मॉड्यूल में दिए हुए हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये हेरोइन को अगर आप देखोगे तो ये इसका कलर आपको नजर आएगा व्हाइट। कैसी होती है ये? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। क्या होता है ये? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। दूसरा ये होता है ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं होती इसके अंदर, ऑर्डरलेस। और टेस्ट में होती है बीटर। कैसी होती है? तो क्या क्या बोला मैं? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, और टेस्ट में कैसी है? बीटर। इज दैट क्लियर? और एक और बात, आपकी एनसीईआरटी में मॉड्यूल में एक लाइन लिखी हुई है कि जो हेरोइन है इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। तो ध्यान रखना, अगर कहीं ये लाइन लिखी हुई है हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, तो वो करेक्ट लाइन है। हेरोइन को अपन क्या बोल देते हैं? स्मैक बोल देते हैं। क्लियर इतनी बात? ये बात। और एक और चीज यहां पे, ये तो अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली हेरोइन की। अब दो बातें अपने को इनके लिए, ओपियोइड्स के लिए और ध्यान रखनी जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। एक तो इनको लेने का मेथड और दूसरा इनके रिसेप्टर्स। लेने के मेथड में ओपियोइड्स जो आते हैं ना, एक तो इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं, इंट्रावीनस अब्यूजर्स जो लेते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये स्नफिंग और स्नॉटिंग, जो नोज के थ्रू ऐसे खींचते हैं ना, उसको बोलते हैं स्नफ और स्नॉट। ये दो मेथड इसके लेने के होते हैं। और रिसेप्टर की अगर बात करें तो ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं, एक तो अपने जीआईटी पे मिलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, और दूसरा हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर मिलेंगे इसके रिसेप्टर। क्लियर इतनी बात? अरे क्लियर? ये तो ओपियोइड की बात हुई। अब ओपियोइड के बाद में आते हैं अपन कैनाबिनॉइड्स पे। किस पे आ रहे हैं? देखिए कैनाबिनॉइड्स जो हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। भांग का प्लांट होता है ना कैनाबिस सटाइवा, उससे मिलते हैं ये कैनाबिनॉइड्स। और कैनाबिनॉइड्स के अंदर जो नाम आते हैं जैसे चरस है, हशीश है, मैरीजुआना, भांग, गांजा, ये सब के सब कैनाबिनॉइड्स हैं। ये इसके इन्फ्लोरेसेंस से मिलने वाले पार्ट हैं पूरे के पूरे। तो ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है हेल्यूसिनोजन होते हैं सारे के सारे। ये हेल्यूसिनेशन कॉज करवाते हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। मतलब ये कि कुछ चीज है नहीं लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ है, तो वो चीज क्या है? हेल्यूसिनेशन। क्या है? तो ये सारे के सारे कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, ये सब हेल्यूसिनेशन कॉज करवाने वाले होते हैं। दैट्स व्हाई इनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? हेल्यूसिनोजन। क्या बोल देते हैं? अब इनके लिए भी, कैनाबिनॉइड्स के लिए भी आपको वही दो बातें याद रखनी है जो अभी ओपियोइड्स के लिए बात की थी अपन ने। एक तो लेने का मेथड और दूसरा रिसेप्टर। लेने के मेथड में देखो, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज नहीं होते जनरली। एक तो स्नफिंग और स्नॉटिंग तो दोनों में कॉमन है। दूसरा यहां पर ओरल इंजेक्शन। कैसा होता है इनका? तो स्नफिंग हो गई और ओरल इंजेक्शन हो गया। दो मेथड है लेने के। रिसेप्टर की बात करें तो कैनाबिनॉइड्स की जो रिसेप्टर है वो प्रिंसिपली प्रेजेंट होते हैं ब्रेन पर। कहां पे होते हैं? ब्रेन पर। ये रिसेप्टर की बात हो गई अपनी। क्लियर इतनी बात? इसके बाद कैनाबिनॉइड्स के बाद जो यहां पे दिए हैं वो दिए हैं कोका एल्कलॉइड। क्या दिए हैं? कोका एल्कलॉइड। इसमें आती है आपकी कोकेन। क्या आती है? अब ये जो कोकेन है, कोका एल्कलॉइड, इसके लिए भी 3-4 पॉइंट अपने को याद रखने। सबसे पहले प्लांट, बोलो, इरिथ्रोजाइलम कोका। इट इज जनरली नोन एज कॉक और क्रैक। क्या बोलते हैं इसको? कॉक। एंड इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। कहां का प्लांट है ये? ये तो प्लांट की बात हो गई अपनी, है ना। प्लांट के बाद में दूसरी बात ये है कि जब भी कोई कोकेन को इंटेक करता है तो इसमें टेम्परेरी यूफोरिया की फीलिंग आती है। यूफोरिया समझते हैं ना? टेम्परेरी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो उसको क्या बोलते हैं? यूफोरिया। तीसरी बात, ये हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। तो डोपामिन के सिक्रेशन में इंटरफेयर करता है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि कोकेन ब्रेन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करेगा, तो किसके साथ? डोपामिन के साथ। और चौथी बात ये कि ये जो कोकेन होते हैं ना, ये जनरली स्टिमुलेंट है। क्या है? जैसे आपने देखा ना, अभी ओपियोइड तो क्या थे? डिप्रेसेंट थे, सेडेटिव्स थे। ये कैनाबिनॉइड्स क्या करवा रहे थे? हेल्यूसिनेशन करवा रहे थे। लेकिन ये जो कोकेन है ना, ये स्टिमुलेंट होता है। लेकिन अगर कोई ओवरडोज ले रहा है इसकी, तो फिर ये हेल्यूसिनेशन कॉज करवा देंगे। अभी मैंने बताया था आपको, हेल्यूसिनेशन, वो भ्रम हो जाता है। क्लियर इतनी बात? तो ये कोका एल्कलॉइड, कोकेन की बात यहां पर हो गई। अब एक बात आपको मैं बता दूं, ये मॉर्फिन और हेल्यूसिनोजन, ये जो पढ़े ना आपने कैनाबिनॉइड्स, इन दोनों के लिए आपको एक बात याद रखनी है। आपकी एनसीईआरटी और मॉड्यूल में इनकी ये स्केलेटल स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखो ध्यान से बनी हुई है।
ये स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है दोनों की। और दूसरा ये जो फूल पत्तियां बनी हुई है ना प्लांट्स की, ये भी याद रखनी है, क्योंकि धतूरा तो पूछ लिया एक बार नीट में। समझ में आ गई बात?